हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीटीज क्लासेस। आज फिर से हम एक वीडियो एनालिसिस लेके आए हैं जिसमें एक एक्सपर्ट कुछ पढ़ा रहे हैं और उसमें कुछ एरर दिख रहा है। इनफैक्ट वो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो भी एरर्स ही है और एरर के टॉपिक में उन्होंने कुछ एरर्स की है। देखिए, मेरे हिसाब से जो टीचिंग होनी चाहिए वो चाहे हो या ना हो, बट वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो जब मुझे दिखता है कि हाँ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे भारी मिसकंसेप्शन क्रिएट हो सकता है, बिकॉज जो एक्सपर्ट हैं वो करोड़ों और लाखों स्टूडेंट्स के द्वारा देखे जा रहे हैं, तो बीइंग अ टीचर ऑफ फिज़िक्स मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं वहाँ पे जो सही चीज़ है वो सामने लाऊं। इस पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो एनालिसिस कर रहा हूँ। किसी को हार्म करने या किसी को ठेस पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। क्या होता है एक्यूरेसी का प्रिसीजन से वैसे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं। प्रिसीजन बताता है डिग्री ऑफ रिपीटिशन। डिग्री ऑफ रिपीटिशन को हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ रिपीटिशन। तो डिग्री ऑफ रिपीटिशन क्या कहलाता है? प्रिसीजन कहलाता है। कौन अपनी रीडिंग को बार बार रिपीट कर सकता है? जो अपनी रीडिंग को ज्यादा बार बार रिपीट कर लेगा वो ज्यादा प्रिसाइज है। तो डिग्री ऑफ रिपीटिशन को बोलते हैं प्रिसीजन। इसको दूसरी तरीके से बोलें, मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मोर प्रिसाइज। तो ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे तो ज्यादा प्रिसाइज होगा, कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे तो कम प्रिसाइज होगा। अब आपने जैसा कि सुना कि साहब ने प्रिसिशन का क्या मतलब बताया कि प्रिसिशन जो होता है वो डिग्री ऑफ रिपीटेडनेस दिखलाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रिसिशन एज पर एनसीईआरटी आप देख सकते हो, मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, वो ये बतलाता है कि रिजोल्यूशन क्या है और लिमिट जो क्वांटिटी की है जिसको हम मेज़र कर रहे हैं वो क्या है। अब इसका मतलब क्या हुआ, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप किसी लेंथ को जिसकी एक्चुअल वैल्यू है, जैसा एनसीईआरटी लिख भी रहा है कि एक लेंथ है जिसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 3.678 सेंटीमीटर है, यह है ट्रू वैल्यू। और आप इसको दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर की रीडिंग देता है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट 3.38 सेंटीमीटर की रीडिंग देता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो ये पहला इंस्ट्रूमेंट है ये सेंटीमीटर के 10वें स्थान तक रीडिंग लेने में सक्षम है, अर्थात 1 मिलीमीटर तक रीडिंग लेने में सक्षम है, और जो दूसरा है वो सेंटीमीटर के 100वें स्थान तक रीडिंग लेने में सक्षम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। डेसिमल प्लेसेस मैटर नहीं करते, डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस यूनिट में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, अगर इनकी बातों के हिसाब से जाएँ तो डेसिमल प्लेसेस को अगर मैं काउंट करूँ तो 2500 mm की रीडिंग जो होगी वो लेस प्रिसाइज होगी कंपेयर टू 2.50 mm, जबकि ऐसा है नहीं। अब अगर हम एक्सपर्ट के हिसाब से जाएं तो रीडिंग जो 2500 mm की होगी वो 2.50 मीटर से कम प्रिसाइज होगी। कारण बड़ा सिंपल है, 2.50 में डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा हैं और 2500 में डेसिमल प्लेसेस कम है, जबकि ये गलत है, ऐसा है नहीं। डेसिमल प्लेसेस कहने से पहले हमें ये कहना होगा कि उन दोनों रीडिंग्स को हमने सेम यूनिट में कन्वर्ट किया है, तब डेसिमल प्लेसेस मैटर करेंगे। अगर दोनों अलग अलग यूनिट में हैं तो ज़्यादा स्मॉल लीस्ट काउंट किसका है, या जो स्मॉलर से स्मॉलर यूनिट में आपको वैल्यू देने में सक्षम है, जो छोटी से छोटी रीडिंग लेने में सक्षम है, वो ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा और उसकी रीडिंग ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग होगी। तो ये कहना कि प्रिसिशन केवल डेसिमल प्लेस पे डिपेंड करता है, मैं मानता हूँ कि ये गलत है। प्रॉब्लम यहां होती है कहां पे? अगर नंबर को ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली 5 के बराबर हो गया। अब एग्जैक्टली 5 के बराबर हो गया तो जैसे 125 पॉइंट, ठीक है, ये 65 है, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, इसको लिखना मुझे कितने में? 4 में। तो मुझे कौन सा नंबर ड्रॉप करना पड़ेगा? ये नंबर ड्रॉप करना पड़ेगा। एग्जैक्टली 5 है। अगर आगे वाला नंबर इवन है, अगर इवन है तो मुझे क्या करना होगा? इसको छेड़ना नहीं होगा, एज इट इज छोड़ देना होगा। लेकिन अगर ये नंबर ऐसे लिखा होता 125.35 ऐसे लिखा होता, अब मुझे इसको क्या करना पड़ता? 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ता, तो मुझे इस नंबर को ड्रॉप करना पड़ता। इस नंबर को ड्रॉप करते क्या जाता? आगे वाले नंबर में बढ़ाते। क्या करते? बढ़ा देते। ऑड होता है तो एक बढ़ा देते हैं, ऑड होता है तो एक बढ़ा देते हैं, इवन होता है तो उसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, इवन होगा तो क्या करेंगे? उसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। कोई बहुत डिफिकल्ट बात हमने नहीं बताई आपको। इवन होता है तो ऐसे छोड़ देते हैं, ऑड होता है तो एक इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कैसे हमें ड्रॉप करना है।
करिए, तो आप सिस्टमैटिक एरर इंप्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है? हमें कॉज ही नहीं पता क्यों हो रहा है बस ये पता है। कैसे सही करें? बहुत आसान है। नहीं आसान है। क्यों नहीं आसान है भाई? आपको कॉज नहीं पता, कैसे सही कर लोगे उसको? आप अपनी गाड़ी का एवरेज निकालना चाहते हैं तो तेल डलवा के उसको चलाते हैं। मान लो एक दिन आप लेके गए, रोड खाली थी, खूब दूर तक भाग के लेके चले गए, बहुत दूर चली गई कम लीटर तेल में। अगले दिन पता लगा रोड पे गाय भैंस सब चल रही है, टाइम ज्यादा लग गया। फिर अगले दिन गए तो पता लगा ट्रैफिक ज्यादा लग गया। एक दिन गए तो थोड़ा मॉडरेट ट्रैफिक था। तो अलग अलग दिन अलग अलग रीडिंग आ रही है, तो कैसे बताओगे एवरेज क्या है आपकी गाड़ी का? एवरेज मतलब 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है। इसके लिए क्या करेंगे हम बेटा? इसके लिए यही एक तरीका है भाई कि कई बार आप जाओ, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोकेशन में जाओ, वहां से रीडिंग लेके आओ, उन रीडिंग का एवरेज ले लो। आपकी जो गाड़ी की एवरेज होगी, कितना वो 1 लीटर तेल में कितना चलती, वो उसके आसपास की वैल्यू बताएगा। और ये बहुत अच्छा कब पॉसिबल है? जब आप बहुत बार रीडिंग लेते, तब अच्छा हो सकता है। पहले दिन गए तो हो सकता है कुछ गड़बड़ है ना, तो आप रैंडम एरर को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं किस अनवांटेड रीजन की वजह से हो रहा हो। कर क्या सकते हैं फिर? इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? बार बार सैंपलिंग करके। सैंपलिंग मतलब बार बार आप रीडिंग लेके, है ना? तो अगर आप कई बार रीडिंग लेंगे तो कई सारा डेटा आएगा, उसका एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपकी जो रीडिंग होगी वो एक्चुअल रीडिंग के क्लोज पहुंच जाएगी। ठीक है? तो रैंडम एरर में क्या होता है बेटा? अगर मान लो आप 50 रीडिंग्स लेते हैं और 50 रीडिंग्स में अल्फा एरर है, अगर आप 100 रीडिंग लेंगे ये एरर अल्फा बाई 2 एरर हो जाएगी। मतलब एरर कम हो जाती है। एरर कब कम होती है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से। अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे, एरर कम हो जाएगी हमेशा। ठीक है? समझ में आया? कुछ बेसिक टर्म हैं, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे मीन वैल्यू क्या होती है? क्या राउंडिंग ऑफ की कैलकुलेशंस बताते समय एक्सपर्ट को ये बात का पता नहीं है कि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें हमारे पास एक ऐसा नंबर हो जिसमें 5 से पहले 0 आता हो? उस केस में हम क्या करेंगे? एक्सपर्ट इस बात को या तो भूल गए या इंटेंशनली उन्होंने इसको छोड़ दिया। देखिए, अभी अभी आपने रैंडम एरर एक्सप्लेन करते समय एक्सपर्ट की बात सुनी और एक्सपर्ट ने ये बताया कि अगर आपको रैंडम एरर को मिनिमाइज करना है तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा लेनी होंगी। अब जहाँ तक एरर को मिनिमाइज करने का सवाल है, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे कतई डिपेंड नहीं करता। रैंडम एरर की जो डेफिनेशन है या रैंडम एरर को क्या समझाना है, वो कितना समझा पाए, वो तो मैं स्टूडेंट्स पे ही छोड़ता हूँ। ठीक है? बिकॉज एनसीईआरटी 2 लाइन में रैंडम एरर को ब्रीफ करता है और बिल्कुल प्रिसाइज करता है। लेकिन जो उन्होंने एक बात बोली कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा के हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। मैं आपको तथ्यों के सहित इसका जवाब देता हूँ। किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो उसकी इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट एरर को जितनी भी आपने रीडिंग ली है उससे आप डिवाइड करते हैं और 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट जो एब्सोल्यूट एरर दे सकता है वो हमेशा उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होता है। लीस्ट काउंट से ज़्यादा एरर वो नहीं देता, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि लीस्ट काउंट से ऊपर के डिवीजन उसमें हैं या लीस्ट काउंट के बराबर के डिवीजन उसमें हैं। तो परसेंटेज एरर वाइल यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाई रीडिंग टेकन इनटू 100%। नाउ आप अगर एक बार में बड़ी रीडिंग लेते हैं तो आपका परसेंटेज एरर कम आएगा। नंबर ऑफ रीडिंग मैटर नहीं करता। आप एक बार में अगर बड़ी रीडिंग लेते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है, तो परसेंटेज एरर कम आएगा। अंग्रेजी में कहता हूँ, सुनिए, माइंड इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ रीडिंग्स बट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सिंगल रीडिंग विच विल डिसाइड परसेंटेज एरर। यही कारण है। आप सोचिए, जब आपने कभी लैब किया होगा और आप लैब में एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करने चलते हैं और आपको लैब इंस्ट्रक्टर ये कहता है कि भाई ये स्टॉप वॉच है और इस स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकंड है या 0.01 सेकंड है, जो भी उसकी लीस्ट काउंट है, तो हम एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ना मेजर करके पेंडुलम को एक ही बार में 10 ऑसिलेशन या 20 ऑसिलेशन, से फॉर एग्जांपल 10 ऑसिलेशन हम करने देते हैं। 10 ऑसिलेशन का हम कंबाइंड टाइम लेते हैं और उस कंबाइंड टाइम को लेने के बाद उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं और हम पर ऑसिलेशन की टाइम पीरियड निकालते हैं। इस तरह से एक ऑसिलेशन की टाइम पीरियड हम एक बार में एक ऑसिलेशन की टाइम पीरियड भी निकाल सकते थे। लेकिन देखिए इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका जो स्टॉप वॉच है उसका जो लीस्ट काउंट है वो मान लीजिए 0.1 सेकेंड है। कितना है? 0.1 सेकेंड। अब आपके पेंडुलम का टाइम पीरियड मान लीजिए 2 सेकंड का है। कितने सेकंड का है? 2 सेकंड का। तो आप अगर एक ही ऑसिलेशन का टाइम मेजर करेंगे तो आपका जो फ्रैक्शनल एरर होगा
वो होगा 0.1 सेकंड अपॉन 2 सेकंड। आप इससे परसेंटेज एरर निकालेंगे तो ये मेरे ख्याल से 5% के आसपास आ जाएगा, नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइड बाई 5% एरर वो दे रहा है, अगर आप केवल एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड एक बार में मेजर करेंगे। आप सोचिए कि अगर आपने टोटल 10 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड मेजर किया तो आपने टोटल रीडिंग कितने टाइम पीरियड के लिए एक बार में, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 सेकंड था, तो 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो जाएगा 20 सेकंड। कितना हो जाएगा? 20 सेकंड। लेकिन चूंकि आपने ये एक बार में लिया है तो जो स्टॉप वॉच एरर देगा वो अभी भी 0.1 सेकंड से ज़्यादा एरर नहीं देगा, 0.1 सेकंड ही देगा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि उसकी लीस्ट क्वांटिटी उतनी है। तो एक बार में आप जितनी बड़ी रीडिंग उससे लें उसका मैक्सिमम एरर 0.1 सेकंड होगा। अब अगर इसको हम परसेंटेज में निकालने की चेष्टा करें तो भाई साहब ये बनता है, मेरा ख्याल है 0.5%। आप देख रहे हो क्या हो रहा है? पिछली बार हमारा एरर कितना था? 5% था। इस बार हमारा एरर कितना है? 1/10 हो गया। ये 1/10 क्यों हुआ? क्योंकि हमने 10 गुना बड़ी रीडिंग ली। हमने 10 बार रीडिंग ली ऐसा नहीं है, हमने 10 गुना बड़ी रीडिंग ली। तो नंबर ऑफ रीडिंग्स पे डिपेंड नहीं करता, पर रीडिंग जो रीडिंग का मैग्नीट्यूड होता है उस पर डिपेंड करता है परसेंटेज एरर। अगर आपको मिनिमाइज़ करना है तो आपको बड़ी रीडिंग लेनी होगी, ठीक है। अगर आपको टाइम पीरियड मेजर करना है, अगर आप 20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड एक साथ मेजर करते हैं, अब एयर डैम्पिंग को अगर हम साइड हटा दें, इतने ऑसिलेशंस भी ना ले लें कि एयर डैम्प कर दे पूरी तरह से सिस्टम को, लेकिन अगर हम 20 का ले तो हमारा परसेंटेज एरर और कम आएगा। और 20 ऑसिलेशंस का कंबाइंड टाइम पीरियड हम एक बार में मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 40 सेकंड। देखिए मैं फिर कहता हूँ, मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना या चैलेंज करना नहीं है। मैं टीचर हूँ और टीचर होने के नाते मैं यही कहूँगा कि आप जो जानते हैं उसे आप सही पढ़ाएं। अगर आप वो नहीं जानते तो खुशी खुशी इस चीज़ को स्किप कर दें। अगर कोई बच्चा डाउट पूछे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ही किया, अगर मुझे वो चीज़ नहीं पता तो मैं कह देता हूँ कि ये मुझे पता नहीं है, मैं इसको पढ़ूंगा और पढ़ के फिर आपको पढ़ाऊँगा। इसको कहने में कोई शर्म नहीं है, बजाय इसके कि हम आधा ज्ञान लेकर गलत पढ़ाएँ। अब ये जो हमारी आज की वीडियो है, इस वीडियो से देखिए एक तो पर्पस ये था कि जो मिसकंसेप्शन गया है और काफ़ी बच्चों के पास गया, मेरे वीडियो देखने वाले 25-30 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कम से कम अगर उन 25-30 लोगों में से 2 लोगों ने भी अगर एक्सपर्ट की वीडियो देखी है तो उनको जो मिसकंसेप्शन हुआ है उसका निवारण तो कम से कम मैं कर ही दूँ, ठीक है। और इससे ये भी पता चलता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तथ्यों को कैसे चेक कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में तो आ रहा है लेकिन वो रेलेवेंट है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, उसका सत्यापन यानी वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक लंबे एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। इस देश में 2 मोस्ट साउट एग्ज़ाम्स जो हैं, जो 10+2 के बाद बच्चे देते हैं, वो है नीट और जेईई मेंस। और एक परम सत्य आपको बताता हूँ, अगर आपको इन दोनों एग्ज़ाम्स की 90% तैयारी कंप्लीट करनी है तो आपको एनसीईआरटी अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उसका चप्पा चप्पा पढ़ना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी चप्पा चप्पा पढ़ेंगे तो आप समझ लें कि आप शील्डेड हैं 90% तक इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन से। आप ठीक से पेपर की एनालिसिस करें, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव मोड में कन्वर्ट करके पेपर में दिया जाता है। प्रॉब्लम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ही नहीं है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कूल्स की। मेरा ये मानना है कि स्कूल्स को कम से कम एनसीईआरटी एनफोर्स करना चाहिए कि उसका एक एक एग्जाम्पल और सवाल बच्चे अपने नोटबुक में सॉल्व करें, चाहे टीचर की सहायता से या खुद से, और उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाए। जैसे कि पहले हमारे ज़माने में तो कम से कम होता था कि क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 तक, 12th तक इवन हमसे नोटबुक मंगवाई जाती थी कि आपने एनसीईआरटी सॉल्व किया कि नहीं किया, और उसकी डेली चेकिंग होती थी। स्कूल से काम अगर करेंगे तो मेरे ख्याल है अगर एनसीईआरटी इन्फोर्समेंट होगा और बच्चा एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ेगा और सवाल हल करेगा, उसके हर सवाल को अगर वो स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है एनसीईआरटी के, तो मेरे ख्याल से 90% तैयारी उसकी स्कूल में ही हो जाएगी। देखिए जाते जाते लास्ट में यही कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और लाइन बाय लाइन पढ़िए, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम पढ़िए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सारे करिए, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कीजिए, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जेईई मेन के लिए। एनसीईआरटी मस्ट डू बुक है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, कुछ रेक्टिफिकेशंस और कुछ सुपर शॉर्टकट्स लेकर हम आपको अगली क्लिप में मिलते रहेंगे। Till then, goodbye.